हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आप लोगों को जो चैप्टर उठाई थी वो था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें हमने क्लासिफिकेशन कर लिया था, एज PDF ब्लॉक में बांट दिया था। 118 एलिमेंट को हमने याद कर लिया था। देन मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में इफेक्ट ऑफ आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन कर लिया था। एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमारी बच गई थी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जो दो प्रॉपर्टी है, आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उनको आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कभी कंफ्यूज मत करना, ठीक है। आयनेशन एंथैल्पी में मैंने क्या बताया था, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को आउट करने के लिए जितनी एनर्जी देनी होगी वो हमारा कहला जाएगा आयनेशन एंथैल्पी। और इम्पैक्ट क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि IE1 इज ऑलवेज लेस देन IE2 इज ऑलवेज लेस देन IE3। मीन्स IE3 सबसे बड़ा होगा, IE2 से कम होगा, IE1 सबसे कम होगा, सॉरी IE सबसे कम होगा, 1 भी कह सकते हो। देन मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में भी बात की थी, और यहाँ बताया था कि किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को एंट्री कराने के लिए हमें जितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी वो कहला जाता है, यानी एनर्जी जितनी रिलीज होगी वो कहला जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और मैंने यहाँ बताया था कि जब किसी एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन तो ईजिली चला जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं जाएगा, और यहाँ पर मुझे एनर्जी प्रोवाइड करानी होगी, यानी EA1 इज़ ऑलवेज निगेटिव एंड EA2 इज़ पॉजिटिव, विच इज़ अ वेरी फेवर्ड क्वेश्चन फॉर नीट स्टूडेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बॉन्ड में शो होगा। बॉन्ड में से शो होगा कहने का क्या मतलब है, बॉन्ड में शो होगा कहने का मतलब है अगर किसी एटम ने दूसरे एटम के साथ मिलकर के, यानी कि आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को यूज़ करने के बाद आपस में बॉन्डिंग बना ली है, तो वहाँ पर यूज़ हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। डेफिनेशन होता है कैपेसिटी और पावर टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इट्स डिफाइंड एज कैपेसिटी और पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा डील करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखो, हाइड्रोजन की आवश्यकता थी क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन को भी ज़रूरत थी क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था। तो वैसे तो फ्लोरीन चाह रहा था कि हाइड्रोजन इसको बॉन्डिंग दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। यू नो व्हाट आई यूज्ड टू से, हाइड्रोजन इज द मोस्ट बेचारा एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब बॉन्डिंग हो गई यानी कि बिजनेस शुरू हो गया, रिलेशन बन गया। कैसे बना, शेयरिंग से। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको कभी नहीं देगा, तो शेयरिंग किया तो देखो इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, और नेक्स्ट इस फ्लोरीन के भी 8 पूरे हो गए। लेकिन एक बात बताओ, क्या अगर कोई रिलेशन बन गया तो उसमें बेईमानी होती है या नहीं होती है? ऑफ कोर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फ्लोरीन का पलड़ा भारी है। कैसे भारी है, तो इस फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। आप ऐसे समझो कि इस फ्लोरीन के पास 7 बंदे हैं और इसके पास 1 बंदा है। अगर लड़ाई होती है, भिड़ंत होती है,
तो बताओ कौन जीतने वाला है? बट ऑब्वियस ये फ्लोरीन जीतेगा, बॉन्ड नहीं टूटेगी लेकिन फ्लोरीन जीतेगा। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी पार्शली अपनी ओर खींच लेगा। तो ये शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन था ना, इस शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी ओर खींच लिया। तो ये जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी होती है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में मैंने क्या बताया था, आइसोलेटेड गैसेस एटम, मैंने सिर्फ Na लिया था, उसकी बॉन्डिंग किसी से नहीं दिखाई थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैंने क्या लिया था, सिर्फ Cl, उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा था, मैंने किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं दिखाई थी, इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा था, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं दिखाई थी। लेकिन जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ये हमेशा बॉन्डेड पेयर पे काम करने वाला है। इसमें जीतेगा कौन, जीतेगा वही जिसका पलड़ा भारी हो गया, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, डायलॉग है ना। तो देखो लाठी किसके पास है, फ्लोरीन के पास, तो भैंस किसके पास जाएगी, फ्लोरीन के पास जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड टू कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमने कैलकुलेट कर लिया था एनर्जी के टर्म में, आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमने कैलकुलेट कर लिया था एनर्जी के टर्म में। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहे, तो हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ स्केल दिए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और किसकी लो है। आप उस स्केल के बगैर भी पता लगा सकते हो, मैं अभी टेक्निक बताऊंगी, बट स्केल का नाम जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपके आते हैं पॉलिंग स्केल, मोलिकन स्केल और मोलिकन जेफ स्केल, देन आते हैं रोचो स्केल। तो आप अलग अलग स्केल का नाम जान के रखो। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हम पॉलिंग स्केल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम मोलिकन स्केल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम रोचो, जिसको अल्फ्रेड रोचो कहते हैं, उस स्केल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर आप बीएससी में हो तब भी आपको आना चाहिए। और अगर आप आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जनरली आईआईटी में तो पूछ लेता, नीट में मे बी आस्क्ड, मे नॉट बी आस्क्ड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर आप इसके और इसके लिए पढ़ रहे हो। फिलहाल मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंट्रोडक्टरी क्लास कर रही हूँ, तो मैं अभी इस स्केल पे नहीं जाऊँगी। ठीक है, क्या ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ होगा? नहीं, ये कहीं भी किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें, फिर से हाइड्रोजन वाला ही एग्जांपल मुझे याद आ रहा, NH3 में एक N और H की बॉन्डिंग लेकर के बात करती हूँ। इस नाइट्रोजन के पास 5, इसके पास हाइड्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन इधर है, एक और हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे, और इस नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा। ओके, एक्स्ट्रा डॉट को आप इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना। ठीक है, बॉन्डिंग तो हो गई। अब बताओ बेईमानी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, होगी ही। अगर बेईमानी ख़त्म हो जाए तो फिर दुनिया सुधर जाएगी, जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं भिड़ंत करा दूँ तो बताओ लाठी किसके पास है और भैंस किसके पास है? गौर करो, नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन, मोस्ट बेचारा एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा इसके केस में, इसके बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचेगा, शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें कि कोई एटम अपने साथ के बॉन्डेड एटम के शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींच रहा है, वो प्रॉपर्टी कहला जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे पता करेंगे? सिंपल सा टेक्निक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा अगर शेयरिंग हो रही है तो, और जिसके पास कम है वो उसका शेयर पेयर चला जाएगा।
जिसके पास ज़्यादा है वो खींचेगा क्योंकि लाठी उसके पास है, और भैंस उठ के चली जाएगी लाठी के साथ। ठीक है, पूरी तरह से नहीं जाएगी, पूरी तरह से नहीं जाएगी। कहानी मैं पोलैरिटी में बताती हूँ और मैं अभी यहीं पे पोलैरिटी डिस्कस करती हूँ। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है खींचने की, इसके कारण इस पे आ जाएगा पार्शियल प्लस। पार्शियल प्लस कहने का मतलब कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसके पास पूरी तरह से है भी नहीं, तो इस हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस आ गया और इस फ्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियल माइनस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण पार्शियल प्लस या पार्शियल माइनस क्रिएट होगा और इसी को हम कहते हैं पोलैरिटी। ठीक है, सो कहाँ कहाँ पोलैरिटी क्रिएट होगी ये कंसेप्ट समझ में आ रहा? जहाँ भी लाठी और भैंस, एक ही कंसेप्ट है, लाठी और भैंस। लाठी यानी कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैंस यानी कि लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास लाठी होगी भैंस उसके साथ निकल लेगी। ठीक है, और एग्जाम्पल डिस्कशन करूं? PH3, मुझे आज H वाले ही एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, हो सकता है किसी नेक्स्ट क्लास में दूसरे एग्जाम्पल याद आ जाए। तो देखो ये 5 है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो आप आराम से समझ लो कि कौन इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बस इतना ही कंसेप्ट है कि शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींचना, किसी भी ये किसी भी बॉन्ड में शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेने की प्रॉपर्टी कहला जाती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और कैसे रन करती है? जिसकी लाठी उसकी भैंस से रन करती है। लाठी जिसके पास, भैंस उसी की होगी, यानी जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो शेयर्ड पेयर के नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ अपनी ओर खींचेगा। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अगर हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को समझ लिया है तो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या क्या हमने पढ़ा था? एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, नाउ मैं आज के क्लास में आपसे डिस्कशन करने जा रही हूँ क्वांटम नंबर्स। करते हैं? क्वांटम नंबर्स करूँ या वेट? एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन करना भूल गई थी, मुझे बाद में याद आया कि वी मस्ट डिस्कस दिस। हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ ली, लेकिन उस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है? कहने का मतलब है कि वो पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करता है। तो पहला हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? एटॉमिक साइज। तो ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज, ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज। क्लियर है? दूसरा था आयनिक रेडियस या आयनिक साइज। ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज, अभी मैं टॉप टू बॉटम डिस्कशन कर रही हूँ। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज। ठीक है, देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसको हम जिस दिन एस ब्लॉक प्योरली उठाएंगे उस दिन डिस्कशन करेंगे। डी के बारे में जिस दिन मैं डी ब्लॉक उठाऊंगी उस दिन बात करूंगी, एफ के बारे में और पी के बारे में स्पेशल ब्लॉक उठाऊंगी उस दिन बात करूंगी। ठीक है, अभी मैं जनरल ट्रेंड बता रही हूँ। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। ओके, तो ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बढ़ रहे, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा। तो ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपका लेफ्ट होता है, आपका राइट होता है, याद रखिएगा। बुक की तरफ आप अगर देख रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड लेफ्ट कहलाएगा, राइट हैंड राइट कहलाएगा। ठीक है, तो ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। पहला क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, पहला प्रॉपर्टी मैंने बताया एटॉमिक साइज। अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज करेगा, और अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर हम
बात कर ले आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। तो हम जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है तो यहाँ एक इफेक्ट आता है जो अभी मैंने बताया नहीं, जिसको हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। इसको मैं जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर डिस्कस करूँगी तो मैं बताऊँगी आपको। थोड़ी सी अभी डिस्कशन कर लेते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इनिशियल एंथैल्पी डिक्रीज करेगा, देन देयर मस्ट अ क्लिक। वाई? देखो बाबू, हो क्या रहा है, जब मैं टॉप टू बॉटम जा रही हूँ, ठीक है, तो पहले हमारे पास एक ऑर्बिट था, फिर हमारे पास 2 ऑर्बिट हुआ, फिर 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते जाएगा। ये जो सेंटर है जहाँ एक ऑर्बिट, ये सेंटर जिसमें प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किए रहता है। वेट, ये जो सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किए रहता है, राइट। जब मैं यहाँ की बात करूँ तो सेंटर का पूरा अट्रैक्शन, आप ऐसे समझो कि आप एक कमरे के रूम में हो, तो जो गार्जियन या पेरेंट है, घर के पेरेंट है, उनका सारा ध्यान क्या रहे, किस पे रहेगा? बच्चे पे रहेगा। बच्चा कब बाहर जा रहा है, कब अंदर जा रहा है, हर एक्टिविटी पे नज़र रहेगी। तो हर बार नॉकिंग किया जाएगा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। क्यों? एक ही कमरा है, यानी कि सेंटर पूरी तरह से अट्रैक्ट किए रहेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे हम सेकेंड में आए, एक ऑर्बिट और बढ़ गया, यानी कि सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच एक और ऑर्बिट आ गया, एक पर्दा आ गया, एक लेयर आ गई। अब इस सेंटर का इस इलेक्ट्रॉन को देखना पहले के मुकाबले थोड़ा मुश्किल हो गया, यानी अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया, पूरी तरह से कम नहीं हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। तो इसके मुकाबले यहाँ पे निकलना थोड़ा इजी होगा। जैसे 3 ऑर्बिट हुए हैं, यानी कि सेंटर, प्रोटॉन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच अब 2 एक्स्ट्रा पर्दे आ गए, सॉरी 3 एक्स्ट्रा पर्दे आ गए। तो अब बताओ, देखना आप, मैं यहाँ से देखो, और मेरे पास पहले एक भी पर्दा नहीं था, इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, फिर एक पर्दा आया, थोड़ी मुश्किल हुई, 2 पर्दा आया, थोड़ी और मुश्किल होएगी, ठीक है, हमको इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम दिखेगा। तो इसका निकलना इसके मुकाबले आसान और इसके मुकाबले बहुत आसान। जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ पर देखो 4 ऑर्बिट हो गए, यानी कि प्रोटॉन के चारों ओर 4 ऑर्बिट। तो प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है चौथे तक पहुँचने में बहुत डिफिकल्टी होगी। मतलब सिंपली अगर मैंने 4 पर्दे लगा दिए तो कौन आ रहा कौन जा रहा उतना क्लियरली हमको नहीं नज़र आएगा, अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया। अगर मैं 5 पर्दे लगा दूँ, 5वां ऑर्बिट, 6 पर्दे लगा दूँ, 6ठा ऑर्बिट, और 7 पर्दे लगा दूँ, यानी 7वां ऑर्बिट, तो 7 पर्दे लगाने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा कि बाहर में है या गया, यानी कि जो बाहर में उसको ये फील होगा कि सेंटर को हमसे कोई प्यार नहीं है, निकल लो यहाँ से। तो ये जो पर्दा का काम कर रहा है ना, ऑर्बिट बैरियर का काम, इस इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या कर्टेन इफेक्ट कहते हैं। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी बाद में, अभी बस भी समझा दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि टॉप टू बॉटम जाने पर इनिशियल एंथैल्पी क्यों डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, पर्दा इफेक्ट या कर्टेन इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, वो बढ़ते जा रही है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब वो बैरियर की तरह काम कर रहा है सेंटर और आउटर मोस्ट के बीच में। जितना ज़्यादा बैरियर होगा आउटर मोस्ट का निकलना उतना आसान होगा, बैरियर जितना कम होगा आउटर मोस्ट का निकलना उतना मुश्किल होते जाएगा। तो अब आप खुद ही बताओ, टॉप टू बॉटम जाएंगे 7वें वाले में तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा कि आसान होगा? बहुत आसान हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इस वजह से टॉप टू बॉटम जाने पर इनिशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन था,
फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ऑर्बिट नहीं बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। आप इसको बच्चों की लैंग्वेज में ऐसे समझो कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर में ज़्यादा होते जाएंगे, निकलना उतना मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो इसके मुकाबले यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा मुश्किल, यहाँ से और मुश्किल, और सबसे मुश्किल होगी सबसे लास्ट वाले को। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। अब क्लोरीन से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो मैंने आपको समझाया था कि अगर हम इतनी एनर्जी दे दें कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको हम आयनेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन कहेंगे। 7 इलेक्ट्रॉन है तो नीड क्या है क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए, एक ले लेना है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो मुझे क्या करनी होगी, एनर्जी देनी होगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। तो सेम थिंग आई एम डिस्कसिंग हेयर कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होता जाएगा, यानी हमें एनर्जी और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा देनी होगी। मतलब आयनेशन एनर्जी इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, and from top to bottom decreases due to shielding effect. With reason clear? Now, अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, दोनों सेम जाएंगे। टॉप टू बॉटम क्या था, डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। अब मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिक्रीज और इंक्रीज की बात करूँ तो इसका मतलब होता है कि जितना ज़्यादा निगेटिव हो रहा है यानी वो इंक्रीज हो रहा, और जितना ज़्यादा वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने आप में निगेटिव होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जितनी आसानी से एनर्जी रिलीज हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी कम होती जा रही है। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ आ जाए 7वें पे, शील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है। सेंटर बाहर वाले को ये फील हो रहा है कि सेंटर को तो हमसे कोई प्यार ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा है, यानी कि ना के बराबर अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है निकल जाना, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि निकले नहीं, इलेक्ट्रॉन घुसे। तो बताओ ये ऑटोमेटिकली होगी कि मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव इज नॉट द नेचुरल टेंडेंसी। इस वजह से जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज कि पॉजिटिव हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने आप में एक निगेटिव वैल्यू होती है, ये एक रिलीज होने वाली वैल्यू होती है। जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है, इलेक्ट्रॉन का घुसना मुश्किल होता है ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुसाना चाहूँगी तो फिर मुझे ज़बरदस्ती करनी होगी, ज़बरदस्ती करनी होगी मतलब मुझे एनर्जी देनी होगी। दैट इज मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू हो गया डिक्रीज। क्लियर, समझ रहे हो, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है। अब हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां तो फील्ड है पूरी तरह से, इसको इनर्ट कह देते हैं। ये एक केस है जिसको डिस्कशन करें, ऐसा नहीं कि 8वां रिएक्ट नहीं करता, करता है। हमने अजम्पशन बना लिया कि नहीं करता, करता है। आप पढ़ोगे जेनन के कंपाउंड, उनका स्ट्रक्चर सब पढ़ोगे, 12th में ही पढ़ोगे, ठीक है। तो खैर जेनन में हम बाद में जाएंगे, अभी मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रही हूँ। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑर्बिट नहीं बढ़ रहा, कमरा उतना ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने कहा था इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा, खींचने की कैपेसिटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा खींचने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन का इन होना नेचुरल होता जाएगा, यानी एनर्जी रिलीज होते जाएगी होते जाएगी। जितनी आराम से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ऐसे समझो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन उतनी ही आराम से एंटर करेगा। तो ये लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा इलेक्ट्रॉन का अंदर आना इजी होते जाएगा। 7वें में सबसे इजी होता है, 7 है ना, एक ही चाहिए, आराम से एंटर कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 7वें की, निगेटिव वाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने आप में एक निगेटिव वैल्यू होता है, रिलीज वैल्यू होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब हम
सातवें से छठे में आ जाएंगे तो सातवें के मुकाबले छठे की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कम होगी, छठे के मुकाबले पाँचवें की यानी ग्रुप 15 की कम होगी, ग्रुप 15 से कम 14, 14 से कम 13, 13 से कम सेकेंड, सेकेंड से कम फर्स्ट। क्लियरली समझ में आ रही है चीज़ कि टॉप टू बॉटम क्या होने वाला है और लेफ्ट टू राइट क्या होने वाला। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको हम पोलैरिटी कहते हैं। क्या कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया था? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, सो सिंपली वही इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट लगा देना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, मैंने इन दो कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा दिया है ना। मैं चाहूँगी कि अगर आप इन दो कंसेप्ट को समझ चुके हो और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को समझ चुके हो, जो मैं समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, तो प्लीज़ डू कमेंट मी कि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या चेंज आनी है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या चेंज आनी है। प्लीज़ बुक से देखकर नहीं बताओगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे, इट कैन नॉट हेल्प, यू आर गोइंग टू गेट प्रॉब्लम। 5 मिनट के लिए चीज़ें समझ में आ जाएगी, 10 मिनट के लिए समझ में आ जाएगी, बट इफ आर नॉट गोइंग टू डेवलप योर कंसेप्ट, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये पीरियोडिक ट्रेंड समझ में आ गया पांचों प्रॉपर्टी का। पांचवा प्रॉपर्टी को मैंने कहा है डू कमेंट में। अगर आप नहीं बता पाते हो या प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस ज़रूर कर दूंगी, बट आई एक्सपेक्ट कि आप इसका जवाब ज़रूर दोगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।